गर्ल्स कल हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे वेटेड एवरेज मीन के, स्टैंडर्ड एविएशन के, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, हमें प्रोबेबिलिटी के अमाउंट्स बता दिए जाते हैं, तो हम वो फार्मूलाज यूज़ करते हैं। मैं फार्मूलाज आपके सामने जो मेंशन कर रही हूँ, जब हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती हैं, हमें पता होता है कि जो रिटर्न्स हैं हमारे वो पॉसिबल हैं, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी वो हमें पता है कि कितनी कितनी हैं। तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, और अपना स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। दोनों में आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी हम साथ में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जब हमें प्रोबेबिलिटीज़ नोन होती हैं। लेकिन इन केस के आपके न्यूमेरिकल में या फिर जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर है उसको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है, उसको कंफर्म नहीं है कि चांसेस कितने हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ गिवन ना हो, प्रोबेबिलिटीज़ आपकी अननोन हो, तब हम फार्मूलाज कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करते हो एवरेज मीन के साथ। देखें गर्ल्स, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये आपके वेट्स हैं, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटीज़ नोन होती हैं तो हम वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है तो हम सिंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन की कैलकुलेशन आपको आती है कि आप सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लें, तो आप जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सिंपल एवरेज जो है, सिंपल मीन का फार्मूला यूज़ किया है, सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और उसी तरह से जब प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं होंगी तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो ये होगा, ठीक है। आप वही करोगे, एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करोगे, फिर उनका स्क्वायर रूट लोगे, और फिर उसके बाद जो है n-1 करके जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये फार्मूलाज आप अपने माइंड में रखें, ये हम यूज़ करेंगे जब हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी या फिर प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं होंगी, तो फिर हम ये वाला एनालिसिस फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्रोबेबिलिटीज़ तो गिवन नहीं है, तो हम हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। गर्ल्स कल एक और चीज़ डिस्कस की थी मैंने आपके साथ कि अगर जो है जैसे हमारा कॉमन स्टॉक होता है उसके रिटर्न्स हमें कंफर्म्ड नहीं होते, और हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जो पहले आपको फार्मूलाज बताए थे, जो भी आप कैलकुलेशंस करते हो, आपको पता है कि वो नॉन कॉन्टीन्यूस के लिए होते हैं। मैंने आपको ये कल चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि जो भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे थे वो आपकी वो वेरिएबल्स थी जो कि नॉन कॉन्टीन्यूस थी। किसी हद तक आकर आपको उनकी मैच्योरिटी डेट का, उनके टाइम इंटरवल का पता होता है, आपको पता होता है कि विद इन विच टाइम इंटरवल दे विल एंड। लेकिन कुछ आपकी अमाउंट्स ऐसी होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होती हैं, जैसे कि आपका कॉमन स्टॉक है, आपको नहीं पता होता कि कब तक कंपनी रहेगी, जब तक कंपनी रहती है तब तक उसके रिटर्न्स आपको मिलते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। नॉन कॉन्टिन्यूस को हम कहते हैं डिस्क्रीट, और जो आपकी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दीज बोथ आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैट्स। सो जो आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसके लिए अगर हम कोई ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह का होता है कि आपकी एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट होती है, आप इस तरह से उनके बार्स बनाते हो जो अप एंड डाउन में जाते हैं, ठीक है। ये उनके बन जाते हैं डिस्क्रीट के लिए, जो कॉन्टीन्यूस होती हैं, सॉरी जो नॉन कॉन्टीन्यूस होती हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल या फिर कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो आप देख सकते हो ये तो कॉन्टीन्यूस नहीं है ना, इनमें इंटरवल्स हैं, प्रॉपर इंटरवल्स के बाद ही आ रही हैं। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। सिंपल, ये भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। कुछ रिटर्न्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस होते हैं, कुछ रिटर्न्स हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं। और आपको ये पता है कि हम जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना जी स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जी स्कोर का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा। जी स्कोर जो है वो आपका वही है कि हम अपने एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को लेस कर देते हैं और अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जी स्कोर आ जाता है जो कि हमें ये बताता है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस इज फ्रॉम द मीन, कितना ज्यादा वेरिएंस है एक्चुअल मीन से आपकी अमाउंट्स में। गर्ल्स, कमिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटीट्यूड्स टुवर्ड रिस्क। There are different kinds of investors that react differently toward risk. कुछ लोग रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिस्क की इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिस्क से फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो हम चूंकि इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स और हमारा बेसिक कंसर्न है वो, तो उनका एटीट्यूड जानना कि वो इसको किस तरह से लेते हैं, उसके लिए मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ और फिर बताती हूँ कि हम किस तरह से जो प्रेफरेंसेस है रिस्क की उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपके सामने कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो चॉइसेस हैं। मैं आपको कहती हूँ कि या तो मैं आपको एक गारंटीड डॉलर अमाउंट दे देती हूँ या फिर कॉइन फ्लिप करती हूँ। ठीक है, कॉइन फ्लिप गैम्बल होगी ये, जिसे आप कह सकते हो कि मैं गैम्बलिंग कर रही हूँ, आपसे कहती हूँ कॉइन फ्लिप करूँगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर तो हेड आता है तो आपको मैं पे करूँगी $1 लाख, अगर टेल आता है तो फिर आपको मैं $0 पे करूँगी। मतलब आपके पास दो चॉइसेस हो गई। एक मैंने कहा कि ऐसा करो कि इस गैम्बल को छोड़ दो, आप सिंपल ये करो कि मुझसे एक गारंटीड अमाउंट ले लो। ये मैंने नीचे मेंशन किया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल इज $50,000। आप आज मुझसे 50,000 ले लो और जो गैम्बल है उसको कॉल ऑफ कर दो। कॉल ऑफ करना मतलब एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। उसके बारे में ना सोचो, आप जो है वो सिर्फ डॉलर अमाउंट ले लो। लेकिन दूसरी चॉइस है आपके पास कि आपको मैं एक जो है वो गैम्बलिंग कर रही हूँ कि मैं कॉइन फ्लिप करती हूँ, या तो आपको 1 लाख मिलेगा या तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोनों चॉइसेस में से आप क्या चूज करोगे, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने क्या चूज किया था। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का जो बिहेवियर है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अभी हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। मैं यहाँ पर 3 पर्सन्स लेती हूँ आपके सामने। फर्स्ट पर्सन है अस्मा, जो कि चाहती है अ गारंटीड $25,000 और मोर टू कॉल ऑफ द गैम्बल। अगर उसको आप जो है वो मुझे अस्मा जो पर्सन है वो कहती है कि यार तुम ऐसा करो, मुझे $25,000 पे कर दो और मैं जो है ना ये गैम्बल वाली ऑफर को कैंसिल कर दूंगी। ठीक है। दूसरे पर्सन है मेरे पास सबा, जो कि इज जस्ट एज हैप्पी टू टेक $50,000 और डेट टेक द रिस्की गैम्बल। उसको दोनों में से कोई भी चॉइसेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो कहती है यहाँ तो मैं 50,000 ले लेती हूँ या फिर मैं इस गैम्बल वाली ऑफर को कैंसिल कर देती हूँ। दोनों केसेस में वो खुश है। ठीक है। तीसरी पर्सन है मेरे पास जोहा, जो कि रिक्वायर करती है कि मुझे इस गैम्बल को कॉल ऑफ करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है वो अगर तुम मुझे $52,000 पे कर दो तो मैं इस गैम्बल को छोड़ देती हूँ। ठीक है। ये तीनों पर्सन अब मेरे सामने हैं। अब इन तीनों पर्सन का बिहेवियर देखिएगा कि ये जो आपकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, आप कहते हैं ना, मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो आपको मैं ये कहूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो और एक साइड पे आपके पास आपको एक कैंडी नज़र आ रही है और दूसरी साइड पे एक बॉक्स है जिसमें आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैं कहती हूँ या तो ये कैंडी ले लो या फिर इस बॉक्स बॉक्स को चूज़ कर लो। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि ऐसा करना कि तुम मुझे, फॉर एग्जाम्पल वो बॉक्स ऑफ कैंडी है जिसमें 5-6 कैंडीज़ हैं। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि जो आपको कैंडीज़ नज़र आ रही हैं तुम ऐसा करना कि अगर इस बॉक्स में से कुछ ना निकला तो कम से कम मुझे एक कैंडी ज़रूर दे देना। ठीक है, ये कौन है? आपकी अस्मा जो है, ये जो हमारी फर्स्ट पर्सन है वो ये रिक्वायर करती है कि गैम्बल मैं कॉल ऑफ तब करूंगा, मैं इस बॉक्स को तब छोड़ूंगी जब तू मुझे इस कैंडी में, इस कैंडी बॉक्स में से कोई एक ना एक कैंडी जरूर पे कर दो। ठीक है। दूसरी सबा है, वो दोनों में से बॉक्स भी लेगी तो भी खुश रहेगी, चाहे वो जो कैंडी जार है वो ले तो भी खुश रहेगी, जिसमें 5-6 कैंडीज है। हमें नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर कितनी ज्यादा कैंडीज हो सकती हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हो सकता है कि कोई कैंडी अंदर हो ही ना। तीसरी पर्सन है जो कि कहती है कि मुझे ये 5, चाहे बॉक्स में से कुछ भी निकले, मुझे कम से कम 5 कैंडीज ज़रूर चाहिए। अब ये जो अस्मा है इसने आपको जो एक गारंटीड रिटर्न बताया है वो कितना है? 1 कैंडी। ठीक है, अगर तो उस बॉक्स में से उसके लिए कुछ भी ना निकला तो कम से कम हमें 1 कैंडी उसको ज़रूर पे करनी पड़ेगी। दूसरी साइड पे ज़ोहा की बात करूं तो अगर उस बॉक्स में से कुछ भी नहीं निकलता तो फिर मुझे कम से कम उसको 5 कैंडी ज़रूर पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से देख लेते हैं। एक चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल, जिसको हम गारंटीड अमाउंट कहते हैं। जो अभी मैंने आपको बॉक्स वाली एग्जांपल दी है उसमें अस्मा का गारंटीड रिटर्न कितना है? 1 कैंडी और जोहा का गारंटीड रिटर्न कितना है? 5 कैंडीज। इस एग्जांपल में अस्मा का गारंटीड रिटर्न कितना हो गया? 25,000। ये कम से कम उसकी अमाउंट है जो कि वो ज़रूर रिसीव करना चाहती है इस रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। और जो जोहा है उसका गारंटी रिटर्न कितना है? $52,000। मीन्स ये उसकी अमाउंट है कि कम से कम उसको इतना ज़रूर मिले ताकि वो गैम्बल को क्या कर दे? कॉल ऑफ कर दे। अगर मैं इन तीनों पर्सन्स के जो बिहेवियर्स हैं उनको प्रॉपर वर्ड्स में डिफाइन करूं
तो चूंकि अस्मा जो है वो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम लेने के लिए भी रेडी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न उसको मिल सकता था 50,000, लेकिन फिर भी वो रिस्क जो है वो लेना चाहती है फॉर $25,000। तो इस पर्सन को मैं क्या कहूँगी, रिस्क इवर्स। रिस्क अवर्स बेसिकली वो पर्सन हैं, एक ऐसा एटीट्यूड है रिस्क की तरफ जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर करते हैं कि कम से कम हमें जो रिस्क है उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। ठीक है। दूसरे पर्सन्स आ जाते हैं जैसे कि सबा है, जो दोनों को लेकर एक जैसी ही है, उसको कोई कंसर्न नहीं है, दोनों में से कोई भी चॉइस होगी तो वो हैप्पी रहेगी। उसको हम कहते हैं रिस्क न्यूट्रल या फिर रिस्क इनडिफरेंस। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरी पर्सन है जोहा, जो कि चाहती है कि उसको इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू रिसीव हो, देन ही वो उसको कॉल ऑफ करेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्क प्रेफरेंसेस। वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है। ठीक है। जो लोग रिस्क को पसंद करते हैं और वो बड़ा रिस्क, आपको एक चीज़ पता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही रिटर्न आपका ज़्यादा होगा। तो जो लोग रिस्क सीकिंग होते हैं या जो रिस्क को प्रेफर करते हैं, वो कौन से पर्सन्स होते हैं, जैसे कि जोहा है कि वो रिस्क के लिए इतनी अमाउंट लेने के लिए रेडी है। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है। उनका रिटर्न भी कम मिलता है और उनका जो है वो, क्योंकि वो रिस्क को अवॉइड कर रहे होते हैं, तो जितना वो रिस्क कम करेंगे उतना ही उनको रिटर्न कम मिलेगा। अस्मा के केस में ऐसा है कि उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है फिर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और जो सेंटर में है सबा, वो तो इन न्यूट्रल है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इनडिफरेंस है। सो गर्ल्स, अगर हम दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू तो वो है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि आपको मिलनी है, जो कि कितनी है, $50,000। दूसरी अमाउंट वो है जो कि हर एक इन्वेस्टर जो है वो खुद एक्सपेक्ट करता है, जो गारंटी उसको चाहिए, जो वो गारंटी रिक्वायर करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ठीक है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक ऐसी अमाउंट है जो कि कोई भी इन्वेस्टर खुद रिक्वायर करता है कि कम से कम इतनी अमाउंट उसको रिसीव हो, देन वो ये रिस्क लेने के लिए क्या है, रेडी है। फॉर रिस्क अवर्स पर्सन्स, जो आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो छोटा होता है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट उसका कितना है, 50,000, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी है, 50,000। तो जो रिस्क अवर्स पर्सन्स होते हैं वो मिनिमम अमाउंट लेने के लिए भी क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। उनकी जो गारंटीड अमाउंट होती है वो कम होती है। ठीक है। दूसरे आ जाते हैं जैसे कि सबा है, रिस्क न्यूट्रल है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। और थर्ड पर्सन है जो रिस्क प्रेफरेंसेस हैं, जो कि रिस्क को सीख करना चाहते हैं। जितना हाई रिस्क होगा उतना रिटर्न भी उनका ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली उनका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में कि कौन से पर्सन रिस्क अवर्स हैं, कौन से पर्सन रिस्क न्यूट्रल हैं और कौन से पर्सन रिस्क सीकिंग है। ठीक है। जब आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो आप गारंटी चाहते हो, जो इन्वेस्टर्स गारंटीड अमाउंट चाहता है, वो कम हो और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, देन वो आपके रिस्क अवर्स पर्सन होते हैं। एंड मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। ठीक है। वो रिस्क अवर्जन की तरफ ज़्यादा होते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क को अवॉइड करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है।